Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ आपकी कंटिन्यूसली चल रही है, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। ठीक है, CDP में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ। और देखिए जो ये क्लास आप लोगों की है ये पेपर 1 के लिए है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कथन ए यहाँ पर दिया गया है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क दिया गया है, मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाहित कर लेता है। देखिए मानकीकृत पाठ्यक्रम जो होता है ये क्या होता है, ये सीखने के परिणामों में एक रूपता को, देखिए केवल एक रूपता को ये प्राथमिकता देता है। इसी वजह से देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे जो हैं, जो छात्र होते हैं, वो अपनी रुचियों को तलाशने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए देखिए जो मानकीकृत पाठ्यक्रम है उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि देखिए एक ही दृष्टिकोण को अपनाना, जो मानकीकृत पाठ्यक्रम होता है इसमें एक ही दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इसी वजह से जो प्रत्येक छात्र होते हैं उनकी रुचियों को नज़रअंदाज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मानकीकृत पाठ्यक्रम जो है वो इसलिए नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों ही पॉइंट यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गलत हो जाएंगे कि हम लोगों को मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर। तो फर्स्ट भी यहाँ पर गलत है। और देखिए मानकीकृत पाठ्यक्रम जो होता है वो अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार का व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाहित कर लेता है। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये एकल दृष्टिकोण पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, पठन वैकल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई होती है, वे हमेशा सुस्त होते हैं, वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते, उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर होता है। तो देखिए जो पठन वैकल्य, जिनके अंदर डिसलेक्सिया होती है, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, तो देखिए उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट दिया गया है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। देखिए कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है। विद्यार्थियों में असफलता का डर, देखिए बच्चों के अंदर भय पैदा नहीं करना है। विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत लेबलिंग बच्चे को नहीं करनी है, ना ही कैटेगराइज करना है, ना ही बच्चों को पृथक पृथक करना है, सेग्रीगेशन भी बच्चों का नहीं करना। बल्कि यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, कथन ए है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। तर्क दिया गया है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। व्यवहारवाद, अनुकरण अधिगम, प्रतिपादक शिक्षण या फिर सामाजिक संरचनावाद। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। सोशल कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। देखिए कौन सा है जो यहाँ पर इंगेज करता है, इन्हेंस करता है। विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति सतत या फिर स्थिर दृष्टिकोण बनाना, अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, या फिर उनके संदर्भ से वियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। तो देखिए ना तो यहाँ पर ये वाले पॉइंट सही हैं, बल्कि कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बच्चा कब इन्हेंस होगा उसकी इंगेजमेंट, जब बच्चा सेल्फ रेगुलेशन करेगा बाय स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए। दूसरों से ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, मूर्त पुरस्कार जैसे कि नकद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए, संपत्तियों की समझ बढ़ाने के लिए, या फिर अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए जो टीचर है, जो अध्यापिका है, उसको विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित क्यों करना चाहिए, जिससे इन्हेंस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, जिससे संपत्तियों की समझ उनकी बढ़ सके। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? संतुलिनीकरण द्वारा, अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, रटकर स्मरण या फिर विलंबित नकल द्वारा। तो देखिए, रोट मेमोराइजेशन तो नहीं करानी है, ना ही इमिटेशन अनुकरण बच्चे को कराना, नकल करानी है, बल्कि यहाँ पर देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो जीन पियाजे देखिए किसकी बात करते हैं? संतुलिनीकरण की बात करते हैं जीन पियाजे, इक्विलिब्रेशन की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, टिट फॉर टैट कौन सी स्टेज में होता है? तो देखिए, यहाँ पर जो बच्चा है वो टिट फॉर टैट जो है वो कौन सी स्टेज में करता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। जो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन होती है, इस स्टेज को ही हम कहते हैं टिट फॉर टैट, जहाँ पर बच्चा क्या कहता है कि अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ आज लंच शेयर कर रहा हूँ तो कल वो भी मेरे साथ अपना लंच शेयर करे। ठीक है, तो यहाँ पर टिट फॉर टैट की कंडीशन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? हॉवर्ड गार्डनर ने बोला, लॉरेंस कोलबर्ग ने, जीन पियाजे या फिर लेव वाइगोत्स्की। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए, ये जो चीज़ बोली गई थी वो बोली गई थी लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरेक्शन की बात कौन करते हैं दूसरों के साथ में? तो वो लेव वाइगोत्स्की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? सांस्कृतिक उपकरणों को, सामाजिक अलगाव। देखिए, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, ना कि सोशल आइसोलेशन की। तो ये तो देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट की बात लेव वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, ना ही बार बार रट्टाफिकेशन की या फिर अभ्यास की बात करते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? जो कल्चर टूल हैं वो बिल्कुल सही है लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है, विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? निरंतरता का सिद्धांत, अनुवांशिकता का सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत या फिर अधोगामी सिद्धांत? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए, सिर से पैर, हेड टू टो जो डेवलपमेंट होता है वो होता है सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, कौन सा हो जाता है? सिफेलोकॉर्डल हो जाता है। और देखिए, प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है ये कौन सा प्रिंसिपल होता है? जब जो विकास है वो केंद्र से परिधि की ओर होता है। ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर, सेंटर टू एक्सट्रीम या फिर आउटवर्ड हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? एक दिशीय सामान्य क्षमता, बहुदिशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, अनुवांशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता या फिर वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता? तो देखिए, जो समकालीन सिद्धांत होता है वो क्या दर्शाता है? तो देखिए, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हो, क्योंकि देखिए अनुवांशिकता से प्रभावित होती है, पर्यावरण कारकों से भी प्रभावित होती है, एक दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों पॉइंट्स तो गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? देखिए, कंजर्वेशन जो है वो बच्चे का कौन से स्टेज में आ जाता है? तो देखिए, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, CCS कौन से स्टेज में होती है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन। देखिए, कठोर और मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन नहीं करना है, मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना, या फिर विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। देखिए, लेबलिंग बच्चे को नहीं देनी है, डिफरेंट ग्रुप्स में बच्चे को डिवाइड नहीं करना है। तो यहाँ पर जो 4th पॉइंट है वो भी गलत हो जाएगा। तो देखिए कौन सा सही है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 जो है देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या कहलाती है? उनकी अग्रवर्ती सोच कहलाती है, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की क्षमता, उनकी समस्या समाधान युक्तियाँ, या फिर उनका परासंज्ञानात्मक कौशल? तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए, जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो निजी वाक होती है वो उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बहुसंवेगी उपागम, आधारभूत संरचना, सुगम्यता या फिर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। देखिए, ये तो तीनों पॉइंट पॉजिटिव है, लेकिन जो कंपटीशन है बच्चों के अंदर वो क्या होता है, वो बाधक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है देखिए वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? तो देखिए, जेंडर पक्षपात है, जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर क्षमता है या फिर जेंडर सशक्तिकरण है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही पॉइंट हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, ना तो पक्षपात है, ना ही समता है और ना ही सशक्तिकरण, बल्कि क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं? तो देखिए, इम्पल्सिविटी जो होती है, इन अटेंशन, ये किसके होते हैं? अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार के होते हैं, स्वलीनता के होते हैं, पठन वैकल्य के होते हैं, फिर दृष्टिवादिता के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, जिसको हम ADHD कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, आवेगशील होता है, वो चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता ज़्यादा टाइम के लिए, अव्यवस्थित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच, परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? सामाजिक, शारीरिक, नैतिक या फिर संज्ञानात्मक। तो देखिए यहाँ पर कल्पना करी जा रही है, समालोचनात्मक सोच है, तो ये किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, बाह्य पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, निष्क्रिय अनुसरण द्वारा सीखने के लिए या फिर रटकर याद करके सीखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही पॉइंट ही गलत हैं, बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, खोज द्वारा सीखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती हैं? स्कूल, मुद्रक संचार, सामाजिक संचार और कानून, परिवार और आस पड़ोस या फिर पास पड़ोस और सामाजिक नीति। तो देखिए प्राथमिक संस्था की बात हो रही है, प्राथमिक जहाँ पर परिवार हो जाएगा वहाँ पर प्राथमिक संस्था हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कथन ए दिया गया है, एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तर्क है, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्थान करता है। देखिए ज्ञान का निर्माण करता है, ज्यों का त्यों ऐसे क्या ऐसे ही नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं करता। तो देखिए तर्क यहाँ पर गलत है, जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? मानकीकृत बुद्धिलब्धि, बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, साल के अंत में परीक्षाएं या फिर केस अध्ययन। तो देखिए जो विशिष्ट अधिगम कठिनाई होती हैं उनको पहचानने का जो व्यापक तरीका है वो कौन सा है? तो वो है केस स्टडी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? केस स्टडी जो है वो बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता है। सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या फिर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा? तो देखिए जो संज्ञानात्मक कौशल होते हैं जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, इनसे क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। इन पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता, नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, फिर सकारात्मक रूप से नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर गलत है। कौन सा सही हो जाएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? विषय वस्तु को रटकर याद करने में, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, दंड के भय से, या फिर अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही पॉइंट है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
त्रुटियाँ क्या होती हैं? अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, केवल नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा दूर की जा सकती हैं, केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, या फिर अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। तो देखिए एरर्स क्या होती हैं? तो देखिए एरर्स होती हैं अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझना चाहिए। देखिए एक तरीके से तो नहीं समझना। भाषावली और चिन्हों या संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए, या फिर विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो देखिए विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। ठीक है, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से नहीं बचना है, बल्कि सक्रिय करने तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो यहाँ पर गलत दे दिया है। ठीक है, भाषावली और चिन्हों या संकेतों को स्पष्ट करने से बचना। तो देखिए यहाँ पर हर चीज़ की क्लैरिटी आप लोगों को बच्चों को देनी है, ना कि आप लोगों को स्पष्टीकरण से बचना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? अनुक्रिया समुच्चय, समरूपक सोच, अनुक्रिया समुच्चय, या फिर अपसारी सोच। तो देखिए यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर सही हो जाएगी? तो देखिए जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसको हमें क्या करना चाहिए? सकारात्मक रूप से बढ़ावा देना चाहिए। मेटाकॉग्निशन जो बच्चे की खुद की चिंताओं को दूर करने के लिए बच्चा अपनी खुद की चीज़ों को समझ पाता है, उन पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, तो वो क्या हो जाएगा? मेटाकॉग्निशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? तो देखिए बैठने की अनम्य योजना, जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके, विविधता के प्रति सम्मान, या फिर संसाधन संपन्न वातावरण। तो देखिए कौन सा कारक है जो बाधक बनता है? ठीक है, तो देखिए ये तरीके तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन बाधक कौन सा बनता है? तो रिजिड सीटिंग प्लान। देखिए अगर आप कठोर योजना बनाते हैं बैठने की तो वो क्या हो जाएगी? वो चीज़ अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।